जानकारी हम सब लोग दे देंगे। और फिर राज्य की सभी 14 सीटों को जीतने के लिए कोशिश हम सब लोगों की होगी। इसके बाद सभी लोकसभा क्षेत्रों पर ज्वाइंट जिसको कहते हैं ना कैंपेनिंग हम लोग कर सकें, ताकि राज्य की सभी 14 के 14 सीट गठबंधन जीत सके। तो इस निमित्त ही आज हम सब लोग थोड़ा एक बैठे थे, एक कुछ चर्चा हुई। अब यही बात है और क्या बात है? देखिए, अभी जो बात आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता जी ने कहा है, वही बातें हैं। कुल मिलाकर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब जो जरूरी है मैदान में उतरने के लिए, उन सब प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। यही हम लोगों का विचार रहा है। अभी चूंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का एक सहमति बनी है, उस गठबंधन का अधिकृत रूप से बातें लोगों के समक्ष आ जाए। क्योंकि हम भी रांची में थे, सर भी रांची में थे, तो हम लोगों ने चुनाव की घोषणा होने के बाद कुछ इस घोषणा पर चर्चाएं की, किस तरीके से ये घोषणा हुआ है। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि पूरे लोकसभा जो 7 चरण में इन लोगों ने किया है, ये पूरी तरीके से सरकार ने अपने चुनाव सरकार कैसे जीते, मुझे लगता है कि बड़ी तरीके से इन लोगों ने फ्रेम करके ये दिन, तिथि और चरणे जो है इसको इन लोगों ने सिलेक्ट किया है। और हमारे इस छोटे राज्य में भी 4-4 चरण में 14 सीट का चुनाव स्पष्ट संकेत करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अब जो गठबंधन स्वरूप ले रहा है उससे उनको नुकसान होगा। और इसी को लेकर और राज्यों में भी अगर आप देखें तो इसलिए अब चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। और हमारी ये सोच है कि समय का सदुपयोग करते हुए चीजों को जल्द से जल्द अधिकृत रूप से लोगों तक जानकारी दी जाए, ताकि कार्यकर्ता से लेके कैंडिडेट तक अपनी रणनीति बना पाए और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की रणनीति है वो सफल हो सके। इससे कांग्रेस के लोगों से भी अभी हम लोग बात करेंगे, हमारे आरजेडी सहयोगी हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि सप्ताह भर के अंदर, एक आध सप्ताह के अंदर चीजों को पटाक्षेप कर देना चाहिए, लोगों तक संदेश पहुंचा देना चाहिए। कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिसे लेकर आप जनता के पास जाएंगे? इशू क्या है? इशू ही अब इस सरकार ने 5 साल तो देश की जनता को इशू ही दिया है। आज आप देखेंगे कि देश का हर वर्ग सरकार के नीतियों से, सरकार के निर्णयों से लोगों को राहत कम, तकलीफें ज्यादा हुई हैं। और आज जो मुख्य रूप से एजेंडा होना चाहिए विकास का, नौजवानों के भविष्य का, किसानों का भविष्य का, महिलाओं की सुरक्षा का, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का, गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय है उसकी गारंटी देने का, इन सब
क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। फिर भी अपना जीत दावा करने वाली सरकार जिस तरीके से ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का विषय को लेकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इनकी करनी और कथनी में लोगों ने फर्क कर लिया है। 125 करोड़ का ये देश सिर्फ चंद लोगों की ही नहीं है, जो लोग पूरे देश को अपने नजर से देखना चाहते हैं। इसलिए बेरोजगार एक अहम मुद्दा है। आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, किसानों का आत्महत्या, नौजवानों का बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जिस तरीके से औंधे मुंह घिरा है, वो किसी से छुपा नहीं है। ये सभी चीजें लोगों तक जाएंगी और लोग इस बात को अब इस काम में तो जेवीएम और जेएमएम की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी जा रही थी किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार मैदान में पार्टी उतरने के लिए तैयार है और विपक्षियों पर भी कटाक्ष करते नजर आए। उन पे भी निशाना साधा कि विपक्ष ने सिर्फ माहौल बनाने के अलावा और कुछ किया नहीं है, सरकार हर संभव यहां पर प्रयास कर रही है। और रांची में जेएमएम जेबीएम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इलेक्शन के डेट अनाउंस होने के बाद जिस तरीके से झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं उस पे कैसे रणनीति के तहत उतरा जाए और जीत सुनिश्चित की जाए, जल्द से जल्द अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे पार्टी। अब देश की जनता तय करेगी कि कौन कौन प्रतिनिधि को कहां कहां पहुंचना है और निश्चित रूप से जो ये चुनाव होगा ये बहुत निर्णायक चुनाव देश के लिए होगा। अच्छा, ऐसी खबर है कि आपकी बहन भी इस बार मैदान में होगी। अब जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, लोगों के बीच में रहेगा और जो जनप्रतिनिधि बनना चाहेंगे, बनने के लायक होंगे, बनेंगे। अच्छा हेमंत जी, महागठबंधन से कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा या नहीं होगा इस बार, क्योंकि मुद्दा तो अब प्रदीप जी के लिए स्थिर हो। देखिए, ऐसा है कि चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक वर्गों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। उनके लिए हर समय पार्टी संगठन जो हम लोग जिस तरीके से जगह महागठबंधन के जो सही लोग हैं, सब लोगों ने तरजीह दी है, सब लोगों को जगहें दी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हर कोई मौजूदा राजनीति में रणनीति का चुनाव का एक कैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा जाए उस रणनीति के हिस्सा के रूप में काम करेंगे। कौन कौन सी सीट ऐसी है जिस पर अभी भी चर्चा करने की और जरूरत है? वो लगभग सभी चीजें स्पष्ट है। अब अधिकृत रूप से बातों को आप लोग के समक्ष रखना है। हो गया। एक हमसे सर, एक अंतिम प्रश्न सर आपसे आपकी बात हुई कि कौन कौन से इश्यूज होंगे सर जो जनता के पास? नहीं, इसको तो बता ही नहीं, दिया, आप बताएं। क्योंकि आज तो देश में सबसे बड़ी जो जरूरतें हैं, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में सामाजिक जो भाईचारा थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने इसको खत्म करने की कोशिश की। आप तो देखेंगे इन 5 वर्षों में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए, मॉब लिंचिंग हुआ। झारखंड छोटे से राज्य, यहाँ भी बड़ी तादाद में इस प्रकार की घटनाएं घटी तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि देश में जब तक या परिवार में भी अमन चैन नहीं होता है, प्रगति नहीं हो सकता है।
और देश की सत्ता में मोदी के रहते अमन चैन हो नहीं सकता है। इसलिए पहला मुद्दा तो होगा अमन चैन के लिए इस सरकार को बदलना, और उसके बाद जैसे इन्होंने वाकई बताया जो देश की समस्या है, बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है, आप साहब देश के जो 14-15 उद्योगपति है उनके पीछे डाले पड़े हुए हैं, उसको आप मदद पहुंचा रहे हैं। किसानों के आप देख नहीं रहे, मजदूरों के आप देख नहीं रहे। अब इसे झारखंड की धरती में गोड्डा में देख लीजिए। हमें लगता है कि आज़ाद भारत में शायद पहला एक ऐसा केस होगा, मेरे जानकारी में नहीं है, एक उद्योग को एसएजी सेज घोषित करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या मतलब है? पहले उसको लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की कीमत को कम करना, लाभ पहुंचाने के लिए 2012 की ऊर्जा नीति उसमें परिवर्तन करना, उसके लाभ पहुंचाने के लिए कई कामें किए जो पक्षपात हो, नियम कानून को ताक पर रख करके। अब फिर इलेक्शन आ रहा था, अभी 10 दिन पहले ही आया कि भाई उसको सेज घोषित कर दिया। आप देखें कि इसका क्या बोलते हैं, राफेल वाला में क्या हो रहा है साहब। आप कह रहे थे हम खाएंगे ना खाने देंगे, और आप तो अनिल अंबानी को दे दिए 30,000 करोड़ रुपया। आप कह रहे थे कहाँ है, आप तो कह रहे हैं फाइल गायब हो गया, फाइल चोरी हो गया। भाई रक्षा मंत्रालय में फाइल अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो देश को कैसे ही व्यक्ति सुरक्षित रखेंगे। तुमने कहा कि देश बहुत संकट की दौर से गुजर रहा है, ना देश की सरहद सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है। सबको अब लड़ाने पर लगे हुए, इसे भी आप मजा ले रहे हैं। तो इसलिए देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए अब इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। सर आप कोडरमा से उम्मीदवार होंगे? अब ये तो पार्टी तय करे कहां से कौन उम्मीदवार होंगे। चलिए हमें कल पार्टी नहीं है, पार्टी होता है। आप कितने तैयार हैं गोड्डा के लिए? अब तो नाम लगभग तय ही हो गया है। आज दोनों नेता की बारी है, मेरी बारी नहीं। प्रत्युष सहदेव बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे। प्रत्युष जी, 7 चरण में झारखंड में चुनाव होंगे, क्या तैयारी बीजेपी की? विपक्ष लगातार आक्रामक हमलावर हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले ही तैयारियां कर ली थी, मुकम्मल तैयारी है हमारी, और हमने अपना गठबंधन भी स्टिच कर लिया था और हमारी पूरी जबरदस्त तैयारी है। 14-0 का स्कोर होगा यहाँ। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था 2 ऐसे लोगों का जिन्होंने प्रदेश को अशांत किया है। बाबूलाल जी ने डोमिसाइल की आग में प्रदेश को ढकेला था, और हेमंत सोरेन ने अपनी जो विकास यात्रा, संघर्ष यात्रा के दौरान बाहरी भीतरी और तरह तरह की बातें करके प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे 2 नेताओं का था जो झारखंड का विकास नहीं चाहते और सिर्फ अपने राजनीतिक गेन्स के लिए ये तरह तरह के जुमले छोड़ते रहते हैं। जी, और झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनीष जी का भी कुछ सवाल है जो करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। देखिए प्रिया, 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की जो अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, 3 गंभीर आरोप, 3 इम्पोर्टेंट बातें जो है हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया है। पहला ये कि जो चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है, हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि जानबूझ करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए 4 चरणों में झारखंड में चुनाव कराए जा रहे हैं। ये आरोप हेमंत सोरेन का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महागठबंधन में जो पेच अभी तक सुलझा नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है और इशारों में कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को जल्द से जल्द इसकी घोषणा करनी चाहिए और तमाम नेताओं से बात करनी चाहिए। और तीसरा, बीजेपी पर आरोप ये लगा दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो विकास के नाम पर बार बार बीजेपी दावे करती है वो महज खोखले दावे हैं और यही वजह है कि बीजेपी परेशान है, घबराई हुई है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी का रिएक्शन क्या है, क्योंकि प्रतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी एक साथ बैठते हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधा हमला आप पर करते हैं और साथ ही साथ
सवाल कांग्रेस पर भी उठाते हैं। बड़े संगीन सवाल उठाते हैं। यहाँ मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी। सीधे कहते हैं जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो आप किसी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? इस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैसेज देने की कोशिश की गई है। जवाब सर। जी देखिए, सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बाबूलाल और हेमंत सोरेन बैठ रहे हैं और कांग्रेस गायब है तो साफ है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं और इनके महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। 5 बार ये बैठ चुके हैं, लेकिन इनके व्यक्तिगत आकांक्षाएं इतनी भारी हैं कि इनका गठबंधन में सीटों का पेच नहीं सुलझता। वही हमने चुनाव की तिथियों की घोषणा के पहले ही अपने गठबंधन को सुदृढ़ कर लिया था, और वो भी एक तरीके से सैक्रिफाइस करके, क्योंकि भाजपा हमेशा बड़े हृदय से अपने गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स को एकोमोडेट करती है। जहां तक इनका ये कहना कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो शायद ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस का शासनकाल होता था, जब चीन घुस जाता था, जब पाकिस्तान से आतंकवादी घुस आते थे और हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या हमने जवाब दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो शायद ये बौखलाहट इनकी दिखा रही है। इन्हें पता है कि अगले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और इसी से ये घबरा रहे हैं, और ये तो इनकी इंटरनल प्रेशर टैक्टिक्स है। ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये दोनों नेताओं ने दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने दम पे राजनीति में कदम रखा और इसको विकसित भी किया है। लेकिन आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस इससे नदारा थी, ये दर्शाता है कि महागठबंधन कैसे खोखला है इनका। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस हो ना हो, ये बीजेपी को चुनौती देने में पीछे साबित होंगे, पीछे रह जाएंगे, या फिर कांग्रेस का साथ ही इनको जीत सिर्फ दिला पाएगी? क्यों? किन मजबूत नेताओं की बात कर रही हैं आप? बाबूलाल मरांडी ने तो 1 वर्ष में 4 चुनाव हारे थे, 2 विधानसभा 2 लोकसभा का चुनाव। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हारे थे। उनके पिताजी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते तमाम चुनाव हारे थे। कहाँ मजबूती की बात कर रही हैं आप? ये दरअसल ये भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का कार्य करते थे। लेकिन पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने इतना मुकम्मल काम किया, केंद्र की योजनाओं को भी बेहतर तरीके से धरातल पर उतारा, और रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम बीमारू राज से निकलकर विकास के दूसरे पायदान पर आ गए। यही बौखलाहट दिखाती है इनकी कि आज हेमंत सोरेन को और बाबूलाल मरांडी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कांग्रेस को बाईपास करके। ठीक, बिल्कुल। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किसी दिग्गज का, नेता का जिक्र हो ना हो, मोदी का जरूर जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने नाम लिया। 2014 में जो मोदी लहर बरकरार थी, क्या आज भी ये माने 2019 में विपक्षियों को ये खौफ सता रहा है? मोदी लहर और बेहतर हुई है पहले से। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो विकास का लंबी लकीर खींची है, वो देश की जनता को दिख रहा है। और देश की सीमाओं पर जिस तरीके से हम लोगों ने सुरक्षा की है, तो वो भी देश की जनता को बहुत भाया है। और एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और यही चिंता इन दोनों नेताओं को सता रही है। सर, एक और सवाल, जब इनसे हालांकि पत्रकारों ने सवाल किया इशू को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, तो जिस तरीके का जवाब आया उससे ये स्पष्ट तो हो गया कि विपक्ष के पास शायद कोई ठोस मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा मुद्दे वही हैं जो पहले थे, आज भी वही हैं। आपका इस पर रिएक्शन क्या? देखिए, ये मुद्दा विहीन है ना। ये जब देखते हैं हमने विकास कर दिया, आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था। हमने आदिवासी मूलवासियों को समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े थे उनको निकालकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। तो इनकी जो राजनीति है वो खत्म हो गई। ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी मूलवासियों का विकास हो, सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहते थे। इसलिए इनके पास मुद्दे बचे नहीं, और इसी तरीके से ये भावनाओं को भड़काकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता रिजेक्ट करेगी इन्हें पूरे तरीके से अगले चुनाव में। मनीष, आपका कोई सवाल? देखिए प्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रफुल्ल भी सवाल उठा रहे हैं वो ये कि कहीं न कहीं जेएमएम और जेवीएम के जो दोनों बड़े चेहरे हैं, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, इन दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी का नहीं होना, कहीं न कहीं ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है कांग्रेस के ऊपर में। और हेमंत सोरेन ने खुलकर नहीं, लेकिन इशारों में ये जरूर कहा कि 1 हफ्ते के भीतर इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो तमाम नेताओं से बात करे और जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट करे। यानी कि प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर में कि आप जल्द से जल्द इस मामले में निर्णय लें। और बिल्कुल, क्योंकि अगर आप महागठबंधन का चेहरा है, इस तरीके से एब्सेंस एक पॉजिटिव मैसेज देता है विपक्षियों को कि कहीं ना कहीं डगमडोल स्थिति है, सब कुछ ठीक नहीं है, और वो मैसेज आज दूसरी बार देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और रांची से जी मीडिया संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में हुई है जेवीएम और जेएमएम की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और क्या कुछ रिएक्शंस वहां पे देखने को मिल रहे हैं, मदन से जान लेते हैं। मदन, और क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल चुनाव की तारीख की घोषणा हुई और यहां पर बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही अपना गठबंधन स्पष्ट कर दिया था आजसू के साथ, तब अब महागठबंधन भी कवायद जो है वो तेज कर दी है गठबंधन बनाने को लेकर। लेकिन मामला जहां फंसा था वहीं अभी भी फंसा हुआ है। गोड्डा सीट पर जो संशय बरकरार है वो कांग्रेस को मिलेगा या फिर जेबीएम की दावेदारी होगी, अभी भी उसी पर मामला फंसा हुआ है। तकरीबन 2 घंटे तक बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे पूछा गया प्रत्याशी को लेकर के, तो बड़े मजाकिया लहजे में इन्होंने हंस करके टाल दिया कि ये तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन होगा प्रत्याशी। कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। जी बिल्कुल, देखिए यही इशारा दिया है बाबूलाल मरांडी ने। हमारी जो बात थी वो हमने हेमंत सोरेन को बता दी है और हेमंत सोरेन अब कांग्रेस से बातचीत करेंगे। और जो मसला फंस रहा है गोड्डा सीट, जो महागठबंधन को लेकर के शुरू से विवाद रहा है, जो गोड्डा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या जेबीएम के, वहीं पर अभी भी मामला अटका हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को दी गई है और तकरीबन 2 घंटे तक हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच बातचीत हुई है। अब देखना है जो कांग्रेस छोड़ती है उस सीट को या फिर जेबीएम छोड़ती है। अभी भी महागठबंधन का जो पेच है वो गोड्डा सीट पर ही फंसा हुआ है। बिल्कुल, और कांग्रेस का इसमें नदारद रहना महागठबंधन से, एक तरफ जहां महागठबंधन की हुंकार करते हैं आप, दूसरी तरफ जब बड़े मंच पे आप नहीं दिखते हैं तो लाजमी है सवाल उठना। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर महागठबंधन की बुनियाद पे, नींव पे सवाल शुरू हो गए हैं खड़े होने। इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।